नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नितिका, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय जितना रोचक है उतना ही उपयोगी भी है। कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया। इस विषय को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन से आपके समक्ष मैं आज की इस कक्षा को लाने में सक्षम हुई हूँ। पत्र कई प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र। इनका अध्ययन हम आज करेंगे। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति सहित अपनी बहुत सी समस्याओं या परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र, मामा, चाचा आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकताएं नहीं होती, किंतु जहाँ तक औपचारिक पत्रों की बात है वहाँ पर औपचारिकताएं निभानी होती हैं। अनौपचारिक पत्रों में हम अपनी मन की बात बोलचाल की भाषा में भी लिख सकते हैं, किंतु औपचारिक पत्रों में ऐसा नहीं होता। औपचारिक पत्र शिष्ट भाषा में नियमानुसार लिखे जाते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में तो अवश्य गए होंगे। वहां आपने कागजों और फाइलों के ढेर भी रखे देखे होंगे। ये फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी कामकाज की गाड़ी इन्हीं फाइलों पर ही दौड़ती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस फाइल में विषय से संबंधित पत्र अथवा प्रस्ताव होते हैं। इस फाइल की टिप्पण आदि पूर्ण प्रक्रियाओं को हम अगली कक्षा में जानेंगे। आगामी कक्षा में हम भाग 2 करेंगे, जिसमें हम टिप्पण, मुख्य टिप्पणी, आनुषंगिक टिप्पणी, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति आदि के विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम औपचारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक एवं परिपत्र का अध्ययन करेंगे। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे कि कई पत्र सूचनाएं मांगने अथवा भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों के द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया गया है। आइए हम इन्हीं अलग अलग स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे औपचारिक पत्र। सरकारी पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम एवं पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या दी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत और कब लिखा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग को पत्र लिखता है तो वह पत्र भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित रहता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख भी अवश्य दी जानी चाहिए। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदीय का नीचे
भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित रहता है। नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता है। अब इसी पत्र को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये सब इसकी विशेषताएं थी। ये सभी हमें इस उदाहरण में मिलेंगी। आइए अध्ययन करते हैं उदाहरण का। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान देश भर में फैले तमाम क्षेत्रीय कार्यालय इसी के नियंत्रण में आते हैं। यहाँ एक अधिकारी के पास उसके अधीनस्थ मुंबई के कार्यालय से औपचारिक पत्र आया। आइए वो पत्र क्या है उसका अध्ययन करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। फाइल क्रमांक मु का अर्थात मुंबई कार्यालय 12/2020/206। दिनांक दी गई है 16 नवंबर 2020। सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली 110001। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अर्थात यहाँ मोबाइल पर होने वाले खर्च के विषय में चर्चा की जाएगी। महोदय, कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या 24/813/1/2018 थी, जो 11 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन के लिए बी श्रेणी के अधिकारियों को 2500 रुपये वार्षिक से अधिक खर्च नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि आज के समय में कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित आदेश, निर्देश आदि ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। आजकल कोरोना समय में अधिकांश कार्य जैसे वेबिनार, गूगल मीटिंग, ईमेल आदि कार्य ऑनलाइन होने से मोबाइल डाटा भी खूब प्रयोग हो रहा है। ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2500 रुपये की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। अतः इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर खर्च की सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। ट्राई द्वारा पिछले वर्ष बढ़ाई गई मोबाइल दरों के बाद 2500 रुपये वार्षिक खर्च के बाद इंटरनेट के बढ़े हुए खर्च के लिए भी बी श्रेणी के अधिकारियों को न्यूनतम 4000 रुपये वार्षिक दिए जाने की आवश्यकता है। ये था पत्र का विषय। अब देखिए अंत में हमने क्या लिखना है। जैसे कि आपको ऊपर बताया था, भवदीय लिखा जाएगा, उसके बाद हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर राहुल श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव और उनका पद निदेशक। तो ये था हमारा औपचारिक पत्र। इस प्रकार से लिखा जाता है। ये एक विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने दूसरे विभाग में भेजा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे अनुस्मारक का, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह ही होता है, मगर आकार छोटा होता है। अनुस्मारक के शुरू में अर्थात आरंभ में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, क्यों? ताकि जिसे अनुस्मारक भेजा जा रहा है उसे पूर्ण विषय ध्यान में आ जाए। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो प्रथम अर्थात पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 इत्यादि इसी प्रकार क्रम से लिखा जाता है। आइए अब अनुस्मारक का एक उदाहरण करते हैं ताकि अच्छे से अनुस्मारक स्पष्ट हो जाए, समझ आ जाए। उसी जो हमने अभी अभी
औपचारिक पत्र ऊपर पढ़ा था उसी के संदर्भ में ये दिया जा रहा है। अनुस्मारक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई। अनुस्मारक 1, फाइल क्रमांक मुंबई का अर्थात कार्यालय 15/2020/216, मुंबई 5 दिसंबर 2020। सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, नई दिल्ली 110001। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने विषय में देखा, हमने औपचारिक पत्र के संदर्भ में ही ये अनुस्मारक तैयार किया है ताकि अच्छे से स्थिति स्पष्ट हो सके और ये इस प्रकार के पत्रों को आप अच्छे से समझ सकें। जैसे उस पत्र का शायद से जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, इसलिए एक रिमाइंडर डाला गया अर्थात अनुस्मारक दिया गया है। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 16 नवंबर 2020 को भेजा गया था। निवेदन है कि बी श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक मोबाइल फ़ोन की व्यय सीमा अर्थात खर्च की सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। उसी प्रकार से भवदीय हस्ताक्षर राहुल श्रीवास्तव, जो कि नाम है, उन्होंने ही पहले लिखा था ना ऊपर वाला पत्र, और उनका पद निदेशक। तो आपने देखा औपचारिक पत्र और अनुस्मारक का स्वरूप अर्थात प्रारूप एक जैसा ही होता है, केवल विषय को अधिक बढ़ाकर नहीं लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र, आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट रहता है। इसमें एक मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, उसके नीचे उसका पद नाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है यदि उपलब्ध हो। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग नहीं होता क्योंकि लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। इसलिए आमतौर पर ऐसे पत्रों में प्रयोग किए जाने वाला संबोधन प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आपका शब्द प्रयोग किया जाएगा। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पद नाम और पूरा पता दिया जाता है। इन सभी विशेषताओं को आइए अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से पत्र का प्रारूप स्वरूप और अच्छे से हमें स्पष्ट हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, विजय कुमार उप महानिदेशक, फाइल क्रमांक 5/25 अर्थात 25/2020 अर्थात 2020 स नई दिल्ली 21 दिसंबर 2020। प्रिय श्री संजीव शर्मा, अर्थात जो यहाँ भेजने वाले हैं विजय कुमार जी, वे संजीव शर्मा जी को जानते हैं। जैसे कि हमने बात की है, अर्ध सरकारी पत्र में मैत्री भाव रहता है, अनौपचारिकता का पुट रहता है और लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को जानता है। कृपया 16 नवंबर 2020 और
5 दिसंबर 2020 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें जो मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले व्यय की सीमा बढ़ाने के विषय में थे। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। चूँकि व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से हम आपको अवगत करा देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका विजय कुमार, जिनके हस्ताक्षर हैं, उसके बाद उनका नाम विजय कुमार और उनका पद उप महानिदेशक, और जिन्हें भेजा जा रहा है संजीव शर्मा, निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, मुंबई। आशा करती हूँ आपको अब सरकारी पत्र समझ आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम अध्ययन करते हैं परिपत्र का। किसी भी संस्थान द्वारा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर कोई पत्र निकाला जाता है, उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में ही जारी किया जाता है। इसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश होते हैं। आइए परिपत्र का उदाहरण करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, पत्रांक 24/17 क 2020, नई दिल्ली, 1 जनवरी 2021। परिपत्र विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। देखिए, ये क्रम चल रहा है जिसमें पहले औपचारिक पत्र दिया गया, उस औपचारिक पत्र के ही संदर्भ में अनुस्मारक भेजा गया, फिर अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा उस अनुस्मारक का जवाब दिया गया। अब आगे बैठक में जो निर्णय लिया गया, जो फैसला लिया गया, उसे परिपत्र के रूप में जारी किया गया। आइए देखते हैं कि इस परिपत्र में क्या लिखा गया है। महानिदेशालय ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जनवरी 2018 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय की सीमा 2500 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस विषय पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए यह सीमा 4000 रुपये वार्षिक होगी। उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विजय कुमार, उनके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात, जैसे हमें पता ही है, विजय कुमार जी का नाम लिखा जाएगा और उनका पद उप महानिदेशक। आशा करती हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब तक का ये क्रम और ये चारों प्रकार के पत्र आपको समझ आ गए होंगे। आइए इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, नीचे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, इनमें आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे। क, किसी सरकारी पत्र की कार्रवाई के रूप में फाइल शुरू करके विषय का निपटारा करना क्या कहलाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है और यही सही है। उसे कार्यालय लेखन प्रक्रिया कहते हैं। अगला करते हैं, किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को देनी हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे परिपत्र कहते हैं। ये तो हमने अभी अभी किया है, तो ये हमें आता ही है। किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना। आपको याद होगा कि स्मरण पत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ प्रश्न उसी पर निर्भर है, उसी पर आधारित है। किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना क्या कहलाता है, तो उसे अनुस्मारक
या स्मरण पत्र कहते हैं। आइए अगला करते हैं। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना क्या कहलाता है? उसे हम, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्र, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक के बाद दूसरा अनुस्मारक भेजा जाना हो तो दूसरे अनुस्मारक को क्या लिखा जाना चाहिए? तो ये तो हमें पता ही है, जब दूसरा अनुस्मारक लिखा जाएगा तो उसे अनुस्मारक 2, उसके बाद अनुस्मारक तीसरा लिखा जाएगा तो उसे अनुस्मारक 3, 4, इसी प्रकार से क्रम चलता है। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक है। आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहते हैं। विभाग से एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। अब इस पत्र को किस प्रकार से लिखा जाएगा? जैसे कि हमने बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति भी किसी विभाग को पत्र लिखता है किसी विषय से संबंधित तो उसे भी औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र का ही प्रारूप स्वरूप रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, क ख ग शहर, विषय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमफिल हिंदी की पढ़ाई के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र। महोदय, नम्र निवेदन यह है कि मैं राकेश कुमार, हिंदी अध्यापक, आपके विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। मेरी योग्यता एमए हिंदी एवं बीएड है। मैंने 2 वर्षों की नियमित सरकारी सेवा पूरी कर ली है और एमफिल करने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को मैं पूर्ण करता हूँ। अब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पत्राचार माध्यम से एमफिल हिंदी की पढ़ाई करने का इच्छुक हूँ। यह शैक्षणिक योग्यता मेरे एवं विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विद्यालय समय में मैं अध्ययन कार्य नहीं करूँगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त विश्वविद्यालय से एमफिल हिंदी करने की विभागीय अनुमति प्रदान करें। भवदीय राकेश कुमार, हस्ताक्षर हैं। राकेश कुमार जी का नाम है। हिंदी शिक्षक, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, क ख ग शहर। अंत में दिनांक दी गई है 1 जनवरी 2021। दिनांक को सर्वप्रथम सबसे ऊपर दाईं ओर भी लिखा जा सकता है। तो ये एक औपचारिक पत्र था। आपको औपचारिक पत्र अब अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। बीच का विषय आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ निर्धारित पंक्तियां नहीं होती हैं। आप स्वयं भी सोचकर इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। थोड़ा अध्ययन और अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छा पत्र लिख पाएंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, कार्यपालक निदेशिका, RBI, 206 130, फाइल संख्या 118 11 37.01 2020। दिनांक दी गई है 17 दिसंबर 2020। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक और निजी बैंक, नई दिल्ली। विषय सिक्के की स्वीकृति और वितरण संबंधी। महोदय, महोदया, आप अपनी शाखाओं को तत्काल आदेश दें कि जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्य वर्गों के सिक्के स्वीकार करें। यदि कोई उपभोक्ता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य वर्गों के सिक्के भी उपलब्ध करवाने होंगे। हालांकि विभिन्न मूल्य वर्गों के छोटे सिक्के बनना अब बंद हो चुका है, जबकि पहले से जारी
50 पैसे के सिक्के एवं अन्य जो अब भी प्रचलन में हैं, वे वैध मुद्रा में बने रहेंगे। कृपया इसकी पावती भेजें और अपनी कार्यवाही से अवगत करवाएं। भवदीया रश्मि सिन्हा, कार्यपालक निदेशिका। तो ये डॉक्टर रश्मि सिन्हा ने पत्र भेजा है, जो कि कार्यपालक निदेशिका हैं। अब इसी पत्र के आधार पर हमारे आगामी प्रश्न हैं, आइए पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक को अभी भी उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें मिल रही हैं, अतः रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को दूसरे बैंकों को अनुस्मारक भेजना है, अतः इस अनुस्मारक को तैयार करने में उनकी मदद कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुस्मारक लिखना है हमें, ये बात तो स्पष्ट है। आइए देखें किस प्रकार से लिखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, अनुस्मारक 1, फाइल संख्या 11/9/20, दिनांक 1 जनवरी 2021। सेवा में मुख्य प्रबंधक सभी सार्वजनिक एवं निजी बैंक, नई दिल्ली 110001। विषय सिक्के की स्वीकृति एवं वितरण संबंधी। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें, जो 17 दिसंबर 2020 को भेजा गया था। निवेदन है कि आप अपनी शाखाओं को तत्काल पुनः आदेश दें कि वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्यों के सिक्के स्वीकार करें और उपभोक्ता द्वारा मांगने पर उन्हें उपलब्ध भी अवश्य करवाएं। भवदीय आशुतोष कालड़ा, जिनके हस्ताक्षर हैं, नाम दिया गया है आशुतोष कालड़ा, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक। तो ये था अनुस्मारक, जो हमें अब अच्छे से आ गया है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं, जो उसी पत्र पर आधारित है। पंजाब नेशनल बैंक की भीकाजी, कामा प्लेस और सफदरजंग एन्क्लेव की शाखाओं से अभी भी रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही हैं कि इन शाखाओं में सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए कार्यपालक निदेशक को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, जिसे आप तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें आदेश दिया गया है कि हम इस पत्र को तैयार करें। तो आइए हम इसे तैयार करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, रश्मि सिन्हा, कार्यपालक निदेशिका, फाइल संख्या 20/144, 4/3/4, दिनांक दी गई है 8 जनवरी 2021। प्रिय, नाम दे सकते हैं हम कोई भी, यहाँ पर नाम दिया गया है संगीत नागर। कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या संग फाइल संख्या, जिसे हम कहेंगे 118/11-37.01 2020 का स्मरण करें, जो सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी विषय पर था एवं दिनांक 17 दिसंबर 2020 को भेजा गया था। आपके बैंक की भीकाजी, कामा प्लेस और सफदरजंग एन्क्लेव शाखाओं के उपभोक्ताओं से अभी भी यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहाँ विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों को स्वीकारा नहीं जा रहा और साथ में सिक्कों का वितरण भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का कष्ट करें। आपकी रश्मि सिन्हा, जिन्होंने ये पत्र लिखा है, किसे लिखा है? श्री संगीत नागर जी को। रश्मि सिन्हा जी के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद रश्मि सिन्हा जी का नाम दिया गया है, उनका पद है कार्यपालक निदेशिका और अंत में बाईं ओर उसी प्रकार से श्री संगीत नागर, अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक। तो ये था हमारा अर्ध सरकारी पत्र, जिसे हमने अभी अभी लिखा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा।
इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छे से पत्र लिख पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया भाग 1 में हमने आज औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम आगामी कक्षा में टिप्पणी को करेंगे, जिसमें हम टिप्पण, मुख्य टिप्पणी, आनुषंगिक टिप्पणी, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रेस विज्ञप्ति का अध्ययन करेंगे। तो आप आज की कक्षा के आधार पर औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र का अच्छे से अभ्यास करें, लेखन का अभ्यास भी करें और इनका अच्छे से अध्ययन भी करें। धन्यवाद।